हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आज की वीडियो रहने वाली है एमकॉम थर्ड सेम की फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के ऊपर। गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर करने वाली हूँ। यूनिट 3 और 4 के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो यूनिट 1 के बड़े ही बेसिक क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा। और यूनिट 3 और 4 को देखने के लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस है, पता है क्या करना है कि आपको कैसे देख पाओगे। सिंपल सी सब्सक्रिप्शन है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो अगली देखना, अदरवाइज रहने देना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्या आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल सिस्टम। देखो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, पहले तो इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। फाइनेंशियल सिस्टम वो मतलब सेट होता है जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट, सर्विसेज जो एक साथ मिलके जहाँ पे काम करती हैं। पैसों के फ्लो को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे आएंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी में, फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू आते हैं। और फाइनेंशियल सिस्टम कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों को जोड़ के, इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट, सर्विसेज, इन सब ये सब जब मिलके काम करते हैं, टुगेदर वर्क करते हैं, तब जाके हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बनता है, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है हमारे सेवर्स को, जिन्होंने अपने पैसे सेव करने हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई बोरोवर है, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। और वही जो बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है उसके इन्वेस्ट करवा के, जिसको पैसे ज़रूरत होती है उसको वो पैसे प्रोवाइड करता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, ये हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, यानी कि हमारी सेविंग्स को कलेक्ट करता है। जो लोग पैसे सेव करना चाहते हैं उनसे पैसों को कलेक्ट करेगा और हाउस होल्ड, बिजनेसेस या गवर्नमेंट्स जिनको ज़रूरत आगे उनको देगा। तो पहले तो मोबिलाइज करता है, उनका मतलब अच्छे से यूज़ करता है सेविंग्स का। जैसे बैंक्स अगर हमारे पैसे रख रहे हैं, हमने हमारी सेविंग बैंक में की हुई है, क्या पैसे बैंक अपने पास ही रखता है? नो, बैंक आगे उन पैसों को लोन पे देता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है, तभी तो वो इंटरेस्ट कमा पाता है ना। तो आपको क्या लगता है, बैंक फ्री में तो सर्विसेज दे नहीं रहा। सेकेंड, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इन्वेस्टमेंट। ये जो सेविंग्स होती हैं हम जो बैंक्स में करते हैं, इनका यूज़ किया जाता है प्रोडक्टिव आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लाइक कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर देते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, नई नई इनोवेशंस के लिए इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सपोर्ट करते हैं जो भी जॉब्स, इनकम्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए, और ओवरऑल ग्रोथ कंट्री की बढ़ाने में या उसको लीड करने में मदद करता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। तो क्वेश्चन क्या था कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। आई होप इट्स क्लियर कि पूरा मतलब इन सारी चीज़ों को मिला के फाइनेंशियल सिस्टम बनता है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मार्केट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्विसेज हैं, सबको मिला के, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल मार्केट क्या मतलब एज कॉम्पोनेंट टू इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन 2020 और 2022 में आया है, ठीक है। तो आई होप आपको एक छोटा सा इसका मीनिंग क्लियर है। अब इसके मेन कंपोनेंट देखते हैं कि क्या मेन कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया के। मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, मतलब किन चीज़ों को मिला के फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड। ये सारे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स में पहला पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकंड आती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, जहाँ पे हम व्यापार करते हैं। ये होगी हमारी सेकंड कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। थर्ड कंपोनेंट कौन होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लाइक ये टूल्स होते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स या डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। फोर्थ, फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें इंक्लूड होते हैं फंड मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल एडवाइजिंग, सपोर्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये मिल के फाइनेंशियल सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। अगर इनमें से एक भी पलड़ा झाड़ लेगा तो पैसों की दिक्कत आ जाएगी। तो कैसे फाइनेंशियल मार्केट एक की कंपोनेंट है इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम का। इंडिया की देखो, फाइनेंशियल मार्केट एक सिर्फ कंपोनेंट है इंडिया, पूरे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के बनता है, ठीक है, जिसमें से फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ एक कंपोनेंट है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स और सेलर ट्रेड करते हैं अपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, लाइक शेयर, बॉन्ड्स, करेंसीज और कमोडिटी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल सिस्टम, लाइक इन्वेस्टर्स को बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करवाता है, एक ब्रिज का काम करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट किस किस तरह की हमारे इंडिया में कह सकते हैं अवेलेबल है। फाइनेंशियल मार्केट किस किस तरह की अवेलेबल है, कैपिटल मार्केट अवेलेबल है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डील करती है, लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर। इसको दो मार्केट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हम लोग आईपीओ इशू करते हैं, ठीक है, इनिशियल पब्लिक को ऑफर करते हैं कि आओ और हमारे आईपीओ को खरीदो। और सेकेंडरी मार्केट जिसमें नॉर्मली लोग
पैसे लगाते हैं। आईपीओ कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को अभी भी आईपीओ की नॉलेज नहीं है। जिसको भी अगर शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाता है, जहाँ पे मतलब हम लोग सिंपल स्टॉक्स वगैरह को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को खरीदते और बेचते हैं। प्राइमरी मार्केट में आईपीओज होते हैं, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं और आईपीओ जल्दी मिलते भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट मार्केट हो गई हमारी कैपिटल मार्केट। सेकंड वन इज़ मनी मार्केट। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है, जो कि 1 साल के कम के लिए होते हैं, लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और इसका यूज़ बिजनेसेस और गवर्नमेंट करती हैं अपनी लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा करने के लिए। थर्ड वन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। थर्ड टाइप है फाइनेंशियल मार्केट की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि फॉरेक्स मार्केट। ये अलग अलग करेंसीज में ट्रेड करने पे फोकस करती है। ये फैसिलिटेट करती है कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड किया जाए, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो करेंसी एक्सचेंज प्रोवाइड किया जाए। फोर्थ वन इज़ डेरिवेटिव मार्केट। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है तो आपको पता होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन शेयर मार्केट में हम लोग कर सकते हैं, वो होती है हमारी डेरिवेटिव मार्केट। इसमें हमारे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग इन्वॉल्व होते हैं, लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो कि ड्राइव करते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया होगा शायद, कि डेरिवेटिव मार्केट में ज़ीरो टू हीरो ट्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कॉमोडिटी मार्केट, लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इन पे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो दैट इज़ कॉमोडिटी मार्केट। तो ये कुछ टाइप्स हैं हमारी फाइनेंशियल मार्केट की। और इम्पॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट की? इम्पॉर्टेंस क्या है? फाइनेंशियल मार्केट हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज करती है, प्रॉपर सही जगह पे उसका यूज़ करती है, इन्वेस्ट हम पैसे सेव करते हैं, लोगों को मोटिवेट करती है कि पैसे सेव करो, और आगे उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, फैसिलिटेट करती है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो, और रिस्क को मैनेज करके चलती है। प्राइस को डिस्कवर करती है, डिटरमाइन करती है कि फेयर वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो फंक्शंस क्या हैं फाइनेंशियल मार्केट के? ये सेविंग्स को चैनलिंग करती है, यानी कि चैनलिंग सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट। जो भी सेविंग्स हम लोग करते हैं उसको आगे इन्वेस्ट करने पे ध्यान देती है। इसका मेन मोटो होता है कि पैसे बढ़ाने हैं। ठीक है, डिटरमाइन करती है जो प्राइजेज या इंस्ट्रूमेंट के, सेट करती है प्राइजेज को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मार्केट मैकेनिज्म करके, प्रोवाइड करती है अच्छी रिटर्न्स, इन्वेस्टर्स को अर्न होती है रिटर्न थ्रू इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन, प्रमोट करती है एफिशिएंसी को, इनेबल करती है कि हमने ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करना है, फॉरेक्स मार्केट को प्रमोट करती है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस आते हैं कि क्योंकि मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट, कौन सी मार्केट है हमारी फाइनेंशियल मार्केट? दैट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, अप और डाउन प्राइस जाते रहते हैं। आपको पता है प्राइस अनसर्टेन है, उसके अंदर फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लो अवेयरनेस होती है, बहुत कम लोगों को इसकी नॉलेज होती है, बिना नॉलेज के ही लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, बट कोई न्यू कमर होगा तो उसको रूल्स आधे तो पहले समझ ही नहीं आएंगे कि कौन से रूल्स का फॉलो करना है। स्कैम और फ्रॉड तो बहुत ज़्यादा होता है। और टेक्नोलॉजी गैप, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कई अगर आप लोग ऐप्स का देखोगे या कई ब्रोकर्स का देखोगे, जैसे जिसमें से हम लोग शेयर मार्केट में स्टॉक्स वगैरह बाय करते हैं, ग्रो एंजल, जस्ट नई नेम बता रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट जैसे कि हमारे ग्रो है, धन है, एंजल वन है, बहुत सारे ब्रोकर ऐप्स हैं। तो इनमें कई कई ऐप्स में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, कि मतलब नॉर्मल इंसान इसको समझ ही नहीं पा रहा। तो टेक्नोलॉजी गैप भी कहीं ना कहीं इसका एक चैलेंज है। तो रीसेंट क्या चेंजेस आए हैं इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में? रिसेंट टाइम पे क्या चेंजेस आए हैं इंडिया में सेवरल रिपोर्ट्स थे जिन्होंने इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट को स्ट्रेंथ किया। पहले तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुई थी सेबी की। आगे मैं आपको इसके ऊपर डिटेल में रिफॉर्म्स भी करवाऊंगी, जिसमें हम लोग पूरा 1947 से अब तक का देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन हुई थी सेबी की। सेबी ने आके क्या किया, रूल्स वगैरह सेट किए, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया। फिर हमने जो हमारी ट्रेडिंग थी उसको कंप्यूटराइज कर दिया। पहले लेवल पे ट्रेडिंग कैसे होती थी, हमें वहाँ जाके शेयर्स बाय करने पड़ते थे, अब घर बैठ के कर सकते हैं। थर्ड, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। ठीक है, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, और फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम आ गई। यहाँ पे तो 4 ही जो है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स दिखाए गए हैं जो आपको ग्रोथ के आए हैं, बट आगे क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत डिटेल में मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन की कंक्लूजन है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, और कैसे उसका कंपोनेंट, कैसे फाइनेंशियल मार्केट इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम का एक कंपोनेंट है, उसके बारे में हमने बताया। सेकंड क्वेश्चन, क्रिटिकली एवेल्युएट करो कि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की ग्रोथ कैसे हुई। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो पहले तो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताना है कि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट सबको मिला के बना है इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम। इसके अंदर सब कुछ आता है, फाइनेंशियल सिस्टम है पूरा इंडिया का पूरा।
ठीक है। तो सब कुछ इसमें आएगा। ये सपोर्ट करता है इकोनॉमी फ्लो में, मतलब फंड्स को फ्लो करने में, इंश्योर करता है कि मोबिलाइज हो, सेविंग्स प्रॉपर यूज़ हो, एलोकेट हो रिसोर्सेज और फैसिलिटेट हो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम, काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो ग्रोथ कैसे हुई है? सबसे पहले डेवलपमेंट हुई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ग्रोथ ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंडिया का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये थोड़ी मतलब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर नेशनलाइज टू इंश्योर किया गया कि उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक HDFC, ICICI को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि नई नई इनोवेशन हो सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स आए, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाया गया, तो ये ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद लाई गई, म्यूचुअल फंड्स को लाया गया ताकि हमारी जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ग्रो किया जाए। फिर उसके बाद हमारी फर्स्ट हमने फाइनेंशियल सिस्टम को देखा, अब हम देख रहे हैं कि हमने फाइनेंशियल मार्केट को ग्रो करना है। हमने ध्यान से टॉपिक को समझना है, ग्रोथ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर सब कुछ आता है, ठीक है, चाहे वो इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो लाइक बैंक्स वगैरह, चाहे वो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे इंश्योरेंस मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, एवरीथिंग, ठीक है। इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को मिल के बनता है। पहले कंपोनेंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनकी ग्रोथ की। सेकंड हम करेंगे हमारी फाइनेंशियल मार्केट कैसे एक्सपैंड हुई, स्टॉक मार्केट लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बड़े लार्जेस्ट बन गए हैं वर्ल्ड में। बॉन्ड्स मार्केट आई हैं, ग्रो हुई हैं गवर्नमेंट्स की, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स डिवर्सिफाई हुए हैं इन्वेस्टमेंट के, इसमें ऑप्शंस। फॉरेक्स मार्केट को इंट्रोड्यूस किया गया, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड किए जा रहे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रिफॉर्म आया 1991 के बाद। 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन में सरकार ने कहा था भाई हम लोग फॉरेन कंपनीज़ के लिए सारे दरवाजे खोल रहे हैं। फॉरेन कंपनीज इंडिया में जैसे चाहें ओपनली इन्वेस्ट कर सकती हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम कर दिया गया था लिबरलाइजेशन के बाद। उसके बाद क्या हुआ? फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे। इंडिया की इकॉनमी इसी वजह से डेवलप हुई। जब लिबरलाइजेशन आया तो 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन आया तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाइक डीरेगुलेशन मतलब रूल्स कम कर दिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कि फॉरेनर्स आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस्टेब्लिश की रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया। सो इनिशिएटिव्स लाइक डीमोनेटाइजेशन एंड इंट्रोड्यूस, उसके बाद पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ, फिर GST आया, ठीक है। तो बहुत सारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए। उसके बाद टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आए? टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस, जो डिजिटल बैंकिंग हो गई, UPI सिस्टम आ गया, मोबाइल वॉलेट लाइक पेटीएम, गूगल पे, ठीक है, कितनी चीज़ें आ चुकी हैं। और आज के टाइम पे AI, ब्लॉकचेन, ये भी आ चुके हैं। उसके बाद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पहले जो थी फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते थे 1991 के बाद, पर ये भी और धीरे धीरे इंप्रूव होती रही, बूस्ट होती गई। तो ग्लोबल कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, फाइनेंशियल सिस्टम और अच्छा होता गया। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नमेंट की स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जन योजना बोट मिलियंस ऑफ अनबैंक पीपल, ठीक है, उनको मिलियंस ऑफ लोगों को मतलब फाइनेंशियल सिस्टम में लाया गया। सो इसकी वजह से भी थोड़ी ग्रोथ हुई। सो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट, ग्लोबल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्लोबल इंडिसेस लाइक MSCI इमर्जिंग का मार्केट का पार्ट है। फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया की कैपिटल मार्केट में। हमारी इकॉनमी ग्रो ही, इंडिया द वन ऑफ द लार्जेस्ट इकनॉमीज जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करती है ग्लोबल GDP में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो ऐसे हैं कि आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी लीडरशिप हुई, इंडिया फिटनेस सेक्टर इज अमंग द लार्जेस्ट फिनटेक सेक्टर, यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर है, लार्जेस्ट है हमारे वर्ल्ड में। और ये हमें इनोवेशन सॉल्यूशंस लाइक UPI विच आर इंस्पायर सिमिलर सिस्टम ग्लोबली हमें ऑफर करता है कि इनोवेशन के ये सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या आया जब हम अपनी इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम को ग्लोबल लेवल पे लेके गए? तो चैलेंजेस क्या आए? रूल्स एंड रेगुलेशन के इश्यूज आए, बैंकिंग फ्रॉड्स के इशू आए, ग्लोबल कॉम्पिटिशन आपको पता है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके इशू आए। तो अचीवमेंट्स क्या है? हमने ये सोचा वो किया, अचीव भी कुछ हमने किया कि नहीं किया। हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई, हमें रिसाइलेंट फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड की गई, यानी कि स्टेबिलिटी ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। जब ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस आती है ना तो हमारी फाइनेंशियल मार्केट रिसाइलेंट रहती है, यानी कि स्टेबल रहती है थोड़ी सी,
ठीक है। इंडियन मार्केट्स ने शो की थोड़ी सी स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट हुई ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई, फाइनेंशियल सिस्टम ने सपोर्ट किया एक्सपोर्ट्स को, लाइक आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल स्पेशली, टेक्नोलॉजी लीडरशिप हुई, फिनटेक कंपनीज एक्सपैंड हुई ग्लोबली, और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड बढ़ी। तो कुछ चैलेंजेस क्रिटिसाइजेज आए, इनइक्वालिटी हुई, फाइनेंशियल असेसमेंट, बैंकिंग सेक्टर्स वीक होते गए, रेगुलेटरी बोटलनेक हुई, ग्लोबल डिपेंडेंसी हुई कि हम उन पर डिपेंड रहने लगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप हुआ। तो फ्यूचर क्या है इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का? क्या इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम का कोई फ्यूचर है ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए? तो येस, अगर हम अपने जो रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथ करें, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ बनाएं, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस करें, तो हम एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स के आगे, और हम फ्यूचर लंबे समय तक टिक सकते हैं। हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन बूस्ट होगा, एक्सपैंड करें अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और माइक्रो फाइनेंस को, ये आपकी मदद करेगा अंडर रिजर्व पॉपुलेशन में, ताकि आप उस तक पहुंच पाओ। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, सस्टेनेबल फाइनेंसेस होंगे, प्रमोट करो ग्रीन बॉन्ड्स और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है। इको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स करनी है लाइक इंडिया विद ग्लोबल प्रायोरिटीज़, उसके बाद ग्लोबल लेवल पे कोलैब करो। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट? फाइनेंशियल सिस्टम तो क्या है, मैंने अभी ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि फाइनेंशियल सिस्टम एक बैकबोन है हमारी कंट्री की इकोनॉमी का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें आते हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट फर्म, फाइनेंशियल मार्केट भी इसी में आती हैं, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, लोन, रेगुलेशंस आती हैं लाइक आरबीआई, सेबी, इडरा, ये सब इंडिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसके अंडर आते हैं, इसका पार्ट है, इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं। फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम में कंफ्यूज ना हो जाना, फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल सिस्टम और इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम सेम चीज़ है। फाइनेंशियल सिस्टम और इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम सेम चीज़ है, फाइनेंशियल मार्केट और इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम अलग। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन इम्प्रूव द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ पीपल इन अ कंट्री, ओवरऑल लोगों की वेल बीइंग को इम्प्रूव करना, ठीक है। कितनी उनकी इनकम में ग्रोथ हुई, जीडीपी इंक्रीज हुई, पर कैपिटल इनकम बेटर, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सोशल प्रोग्रेस करना, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करना, कि लाइक इकोनॉमिक सोसाइटी के लिए क्या डेवलपमेंट्स की आपने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुई, लोगों के लिए क्या डेवलपमेंट की, कितनी उनकी इनकम बढ़ाई, कैसा उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, कितनी नौकरियां दी, कितनी सोशल प्रोग्रेस की, ठीक है। तो दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब दोनों का डिफरेंस बताना है कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे सपोर्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या, हम सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम उसमें कैसे सपोर्ट कर सकता है, मोबिलाइज सेविंग। फाइनेंशियल सिस्टम कलेक्ट करता है सेविंग्स को इंडिविजुअल से और उसको बैंक्स के थ्रू आगे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह में इन्वेस्ट करता है। दीज सेविंग्स आर यूज्ड, ये सेविंग्स का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ को फंड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए और अदर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। तो ये जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही आते हैं। सेकंड, प्रोवाइड किया उनको क्रेडिट, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आगे लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को एंड इंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट और एक्सपैंड कर पाएँ। तो ये प्रमोट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में, कि भाई आप ग्रो करो, नई नई नौकरियाँ क्रिएट करो, कॉन्ट्रीब्यूट करो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। थर्ड, ये फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट आपको अलाउ करती है कंपनीज को अपने फंड्स को रेज कर सकती है अपनी इशू शेयर्स को इशू करके, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे रिटर्न्स को अर्न करते हैं, कंपनीज एंड फंड्स का यूज़ करती हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है। फोर्थ, रिस्क को मैनेज करता है, इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्ट करती है हमारे बिजनेस को एंड इंडिविजुअल्स को जो अनसर्टेन इवेंट्स हैं या अनसर्टेन चीज़ें होने वाली हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। सो ये चीज़ें इंकरेज करती हैं लोगों को, भाई आप अपनी इंश्योरेंस करवाओ, इसमें इन्वेस्ट करो और पार्टिसिपेट करो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिना किसी फर्क, मतलब फेयर ऑफ लॉसेस के। जब आपने इंश्योरेंस करवाई होगी तो आप बिना किसी डर के काम करोगे। फिफ्थ, ट्रेड को प्रमोट करती है, फॉरेन मार्केट जो फैसिलिटी है, इंटरनेशनल ट्रेड मैनेज करती है, करेंसी एक्सचेंज को, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम बिजनेस की मदद करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में, गुड्स को बूस्ट करता है इकोनॉमी को। तो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी हमने क्या देखा, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे सपोर्ट कर रहा था इकोनॉमी को डेवलप करने में। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे सपोर्ट करता है फाइनेंशियल सिस्टम को। जब इकोनॉमी डेवलप होगी तो नई नई नौकरियां क्रिएट होंगी, नए लोग होंगे, नई डिमांड क्रिएट होगी,
ठीक है। क्रिएट डिमांड फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे इकॉनमी ग्रो करेगी, बिजनेसेस इंडिविजुअल्स उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इनकी सर्विसेज की, तो इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, एक्सपैंड होएंगी मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इकोनॉमी डेवलप करेगी, हायर सेविंग्स होंगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो लोग ग्रो करेंगे और ज़्यादा इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगी, इनेबल करेगी कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो, क्योंकि इकॉनमी डेवलप हो रही है, तो सपोर्ट करेगी, नई प्रोग्रेस को अडॉप्ट करेगी, नई टेक्नोलॉजीज़ को, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स इनको एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दी हैं, लाइक रोल ऑफ बैंक इन डेवलपमेंट, बैंक्स की डेवलपमेंट हुई, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, हाईवेज, ब्रिजेस, ठीक है, स्टॉक मार्केट कैसे ग्रो हुई, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो आप लोग इसको रीड करिएगा, एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दी हैं। अब इनके रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारे रूरल एरियाज़ में स्टिल कमी है कि उनके पास बैंक्स नहीं है या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये जो लिमिट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की पीपल के लिए है कि आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, पर ये कहीं ना कहीं चैलेंज है कि अभी भी कमी है इसकी। इनएफिशिएंट क्रेडिट एलोकेशन होता है, लोन्स जो दिए जाते हैं लार्ज कॉर्पोरेशंस को दिए जाते हैं, छोटे बिजनेसेस को जबकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, रेगुलेटरी हर्डल्स, रूल एंड रेगुलेशंस बहुत आते हैं। तो कैसे इस रिलेशनशिप को आप स्ट्रेंथ कर सकते हो? फाइनेंशियल इंक्लूजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, फाइनेंशियल मार्केट्स को स्ट्रेंथ दो, ठीक है, इम्प्रूव करो क्रेडिट के असेस को, और लीवरेज की जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सपैंड करो, सिंप्लीफाई कर दो रूल्स वगैरह को कि लोगों को ईजी रहे, मतलब रूल्स को फॉलो करना, लोग उसमें उलझ के ना रह जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपको लिखनी है, उसके आगे के नहीं आप लिख भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, ग्लोबल कंटेक्स्ट टू द रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन फिनिश है यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एफिशिएंसी इंडिकेटर्स क्या है। एफिशिएंसी इंडिकेटर्स बहुत इजी हैं। एफिशिएंसी इंडिकेटर्स देखो ध्यान से, ये मेजर करते हैं कि कैसे फाइनेंशियल सिस्टम हमारा चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो ये हमें बताते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, क्या वो अपना काम स्मूथली कर रहा है, क्या वो अपना काम क्विकली कर रहा है, क्या वो अपना काम कोस्ट इफेक्टिवली कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स बताए गए हैं। कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस पहला कंपोनेंट, पहला इसका बोल सकते हो आप लोग इंडिकेटर है कॉस्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज की कॉस्ट। इसका मतलब कि कितनी कॉस्ट आ रही है आपको पैसे बोरो, इन्वेस्ट या सेव करने में। क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि गुड फाइनेंशियल सिस्टम की कॉस्ट कम होती है और वो लोन ज़्यादा देती है, सर्विसेज अफोर्डेबल बनाती है सबके लिए। सेकंड, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, कितना लोगों के लिए ईजी है कि वो सर्विसेज तक पहुँच पाएँ और बिजनेसेस उसको यूज़ कर पाएँ, बैंक्स को लोन्स ले पाएँ, ठीक है। कितना लोगों के लिए सर्विसेज को ले पाना, असेस कर पाना ईजी है। तो the more people who can access these services, the more the economy can grow. थर्ड, स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन, कितनी आपकी स्पीड है, कितनी जल्दी मतलब पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हाउ क्विकली मनी कैन मूव बिटवीन पीपल, बैंक एंड बिजनेसेस, तो जितनी फास्टर पेमेंट होगी, बेटर ऑपरेशंस होंगे, कस्टमर हैप्पी होगा। इंटरेस्ट रेट स्प्रेड, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट, बैंक चार्जेस, बोरो और दे पे टैक्स सेवर्स, तो ये भी इफेक्ट करता है। स्मॉलर स्प्रेड होगा जितना, यानी कि सिस्टम इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, बेनिफिट्स हो रहे हैं सेवर्स को भी और बोरोअर्स को भी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है? दिस सिस्टम एबिलिटी टू हैंडल इकोनॉमिक शॉक्स विदाउट फेलिंग। फाइनेंशियल ये जो सिस्टम है, इसकी एबिलिटी है कि इकोनॉमिक शॉक्स को बिना फेलियर हैंडल करना, फाइनेंशियली स्टेबल करना। और जो स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम है, एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा, इकोनॉमी के कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में। क्रेडिट एलोकेशन एफिशिएंसी, हाउ वेल द सिस्टम गिव लोन, कैसे मतलब कितने बढ़िया तरीके से लोन दे रहे हैं बिजनेसेस को, पीपल उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इफेक्टिव एलोकेशन होगी, इनोवेशन होगी, ग्रोथ होगी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, एडवांस सिस्टम टाइम बचाएंगे और आपकी कॉस्ट को सेव करेंगे। तो क्यों ये जो हमने ऊपर इंडिकेटर देखे, ये मैटर क्यों करते हैं? ताकि हमारी मनी इजीली फ्लो कर पाए जब भी उसकी ज़रूरत हो, कॉस्ट उसकी कम से कम हो यूज़र्स के लिए, और हमारी इकॉनमी ग्रो करती रहे। तो एफिशिएंट जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये कैसे बेनिफिट है सबके लिए, एवरीवन, बाय मेकिंग इट लाइफ ईजियर, और बिजनेसेस को कैसे ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कैसे हमारी इकॉनमी को हेल्थी बनाए रखेगा। तो इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है बहुत सालों से, और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल इकॉनमी में। तो रैपिड ग्रोथ के जो बैंक्स की ग्रोथ है, लाइक इंडिया का लार्ज डिवर्स है बैंकिंग सेक्टर, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स आते हैं। इंडिया के जो बैंक्स हैं वो ग्लोबली एक्सपैंड हो चुके हैं, ऑफर करते हैं सर्विसेज लाइक इंटरनेशनल मार्केट्स में। और जो अडॉप्शन है डिजिटल बैंकिंग्स की, लाइक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हैज़ मेड बैंकिंग मोर एफिशिएंट एंड असेसिबल, इसने बैंकिंग को और एफिशिएंट और असेसिबल बना दिया है।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या है स्टॉक मार्केट डेवलपमेंट्स। इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंज है लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये लार्जेस्ट है हमारी पूरी दुनिया में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसको अट्रैक्टिव मानते हैं कि इसकी फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी की वजह से, और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। थर्ड, राइज ऑफ फिनटेक। फिनटेक यानी कि आईटी सेक्टर एंड डिजिटल पेमेंट्स। इंडिया हैज़ बिकम अ ग्लोबल लीडर इन डिजिटल पेमेंट विद सिस्टम्स लाइक यूपीआई। और फिनटेक स्टार्ट हुआ इंडिया में और इसने इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन को गेन किया। इंटरनेशनल लोग इसको रिकॉग्नाइज करने लगे इसकी इनोवेशंस की वजह से। फोर्थ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुई, इसने फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ठीक है, उनको बोला कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए अट्रैक्टिव बन गई हमारी इकॉनमी। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल ट्रेड होने लगे, करेंसी रोल होने लगी। इंडिया की स्ट्रेंथन इसकी करेंसी, इंडियन रुपी ग्लोबल ट्रेड में आने लगा। एग्रीमेंट्स जो थे अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड लाइक लोकल करेंसी रिड्यूस होने लगी, रिलायंस टू द मेजर करेंसी लाइक यूएस डॉलर इंडिया में आने लगा। एक्सपेंड होने लगा हमारा इंडियन कंपनीज अब्रॉड में। ग्लोबल पॉलिसी का रोल, इंडिया जो है क्री मेंबर बन गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस क्या आए, क्या फ्यूचर पोटेंशियल्स हैं, तो आप लोग रीड करिए और यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। आफ्टर दैट बात करते हैं हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 से हम लोग मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 2023 में आया कि फीचर्स क्या है दोनों के। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होती क्या है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये दो मार्केट्स में डिवाइडेड है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये जो दोनों मार्केट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी इकोनॉमी में। दोनों ही मार्केट्स फाइनेंशियल मार्केट है, दोनों ही डिफरेंट पर्पसेस को सर्व करती हैं, डिफरेंटली ऑपरेट होती हैं और वेरियस नीड्स को पूरा करती हैं। तो इनके बारे में, इनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट वो होता है जिसमें हम लोग छोटे समय के लिए कुछ भी पैसे उधार लेते हैं, बोरोविंग्स वगैरह करते हैं, बट इन अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि 1 साल से कम के पीरियड के लिए जब हम कोई पैसे उधार वगैरह लेते हैं, बोरोविंग्स करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वो होती है मनी मार्केट। ठीक है, ये वहाँ पे होती है जहाँ पे बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ से अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को मैनेज करते हैं। कोई भी बिजनेस, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको अगर थोड़े समय के लिए पैसे चाहिए तो वो मनी मार्केट से रेज करते हैं, लेते हैं, बोरो करते हैं। ठीक है, मनी मार्केट के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले इसमें ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, छोटे समय के लिए इसमें हम लोग पैसे बोरो करते हैं, लाइक ट्रेजरी बिल्स लेते हैं, कमर्शियल पेपर्स लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। हाईली लिक्विड ट्रांजेक्शन जो भी मनी मार्केट में होंगी ये क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसमें रिस्क जो है बहुत कम होता है, कोई इसकी फिजिकल लोकेशन नहीं होती है। ठीक है, और इसमें जो सेंट्रल बैंक का रोल होता है, द आरबीआई प्ले क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग एंड मॉनिटर मनी मार्केट। ठीक है, इसमें इसको सारा कंट्रोल करता है। और इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं लाइक कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशंस होते हैं। इसमें इंडिविजुअल बहुत कम होते हैं पार्टिसिपेंट। ठीक है, डायरेक्टली मनी मार्केट में कोई आम इंसान नहीं घुस सकता। यहाँ पे नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं बड़े बड़े वो, या इसमें कोई गवर्नमेंट, ऐसे लोग इससे पैसे उधार लेते हैं, ज़्यादातर बोरो करते हैं। इंडिविजुअल बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, द मेन गोल इज़ टू मीट शॉर्ट टर्म फंड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करती है। यहाँ पे कंपनीज, गवर्नमेंट्स, इंडिविजुअल अपने फंड्स को रेज करते हैं एक्सीडिंग 1 ईयर पीरियड, यानी कि 1 साल के ज़्यादा के लिए अगर किसी को पैसे चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट से लेगा। मनी मार्केट 1 साल से कम के लिए अगर चाहिए तो, और कैपिटल मार्केट अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए। यहाँ पे आपको स्टॉक्स, बॉन्ड, अदर सिक्योरिटीज़ मिलेंगी। तो कैपिटल मार्केट की क्या फीचर्स हैं। पहली फीचर है ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक इक्विटी, शेयर, डिबेंचर्स, इनमें ये वर्क करता है। हाई रिटर्न देता है पर ये हाईयर रिस्की भी होता है। इसकी रिटर्न हाई होती है शेयर्स वगैरह में, आपको पता है, बट रिस्क भी होता है। इसका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है लाइक शेयर्स वगैरह का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का खुद का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसके थ्रू ही इसको ऑपरेट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ये आपको प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, दोनों को ही, इंडिविजुअल्स को भी और इंस्टीट्यूशंस को भी। तो इन्वेस्टर्स अपने अकॉर्डिंग इसमें चूज़ कर सकते हैं कि उनको किस कंपनी की ओनरशिप चाहिए, इक्विटी चाहिए, जिससे उनको फिक्स रिटर्न रिसीव हो। उसके बाद इकोनॉमी को ग्रो करने में ये फैसिलिटेट करता है, फंड्स को प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने में मदद करता है, इनोवेशन में मदद करता है। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स इसमें कंपनीज, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन सब
इन्वॉल्व होते हैं। मनी मार्केट में क्या क्या था, जो इंडिविजुअल है वो रेयर थे, मतलब रेयरली कोई कोई बंदा ही होगा जो उसमें करेगा। पर कैपिटल मार्केट में हर इंडिविजुअल घुसा पड़ा है शेयर मार्केट में कि भाई मैंने पैसे लगाने, और पैसे डूब जाते हैं, फिर 2 दिन बाद बाहर आ जाते हैं। रेगुलेटेड बाय सेबी। आपको पता है शेयर मार्केट किसके रूल्स पे चलती है, सेबी के। इसमें जो मार्केट होती है वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है। अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन बता देना है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी आप लोग इसको रीड करिएगा, बहुत इजी डिफरेंस है। अब चलते हैं, हमारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर दिए हैं, ये भी बिल्कुल इजी है। तो आप लोग रीड करेंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे इंपॉर्टेंस क्या है इन दोनों की। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है कि इकोनॉमी को स्टेबल रखती है। मनी मार्केट इंश्योर करती है कि लिक्विडिटी बनी रहे, स्मूथली फाइनेंशियल के ऑपरेशंस हो और इकोनॉमी डिस्टर्ब ना हो, उसको प्रिवेंट करती है। और जो कैपिटल मार्केट है ये फंड्स प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, यानी कि फंड्स को रेज करती है। कैपिटल मार्केट्स में ऑपरेशंस को एक्सपैंड करती है और जॉब्स को क्रिएट करती है। और मनी मार्केट ये बिजनेसेस को सपोर्ट करती है कि वो उसके ऑपरेशन और पे रोल सैलरीज को मेंटेन कर पाए। इनकरेज करती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में मदद करती है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। चैलेंजेस क्या हैं, वोटैलिटी आपको पता है कि होती है, क्योंकि शेयर मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट। ठीक है, तो सेंसिटिव है, पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं, लिमिटेड एसेस होता है, अवेयरनेस की कमी होती है, रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। और यहीं पे क्वेश्चन की कंक्लूजन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि नेचर और रोल क्या है कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट की बात हो रही है शेयर मार्केट की, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर है इंडिया के कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट आई होप आपको क्लियर है। अब ये एक ब्रिज का काम करती है इन्वेस्टर और कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में, या ठीक है जैसे भी है जिनको पैसों की ज़रूरत है। तो ये जो कैपिटल मार्केट है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है, लाइक स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, जिसमें लॉन्ग टर्म पे फोकस होता है, 1 साल से ज़्यादा। तो इसका नेचर क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है, ऊपर वाला भी लिख सकते हो सेम। इनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट्स को, हाईली रूल्स होते हैं इसमें, वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड्स, डिबेंचर। ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। लिक्विडिटी होती है, आप इसको ईजिली शेयर्स वगैरह को सेल कर सकते हो, ईजिली बाय कर सकते हो, फैसिलिटेट करती है इकोनॉमी की ग्रोथ को। कैपिटल मार्केट का क्या रोल है, सेविंग्स को मोबिलाइज करती है। जिन भी लोगों ने पैसे सेव करने हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं, आगे बिजनेसेस उसका यूज़ करते हैं वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। वेल्थ क्रिएट होती है, प्रॉफिट क्रिएट होता है, लोगों के पास डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, इकोनॉमी डेवलप करती है, इनकरेज करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, लोगों को फंड्स प्रोवाइड करती है। कैपिटल मार्केट हेल्प करती है कि आप नए नए स्टार्टअप्स क्रिएट करो, ग्रो करो, कंट्रीब्यूट करो इकोनॉमी की तरफ। ग्लोबल इंटीग्रेशन करती है, रिड्यूस करती है कि आपको डेट, कर्जे के ऊपर रिलाई नहीं करना है, अपने पैसों से अपना बिजनेस स्टैंड करो। फंक्शंस क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन की फैसिलिटी देती है, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, प्राइस को डिस्कवर करने में आपकी मदद करती है, रिस्क कितना है वो आप डिवर्सिफाई कर सकते हो क्योंकि आपको फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड किया जाता है, इन्वेस्टर चेक कर सकता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड। प्रमोट करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट्स करो। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उनको सपोर्ट करती है, इंश्योर करती है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इंडिया के कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, एक है प्राइमरी मार्केट जिसमें आईपीओ होते हैं। आईपीओ कंपनीज ऑफर करती है अपने शेयर पब्लिक को फर्स्ट टाइम। प्राइवेट प्लेसमेंट होती हैं, कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती हैं और राइट्स इशू होते हैं। इसके फंक्शंस बता देने हैं, कंपनीज रेज करती हैं कैपिटल वगैरह। सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है, इसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, जो सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करती है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज होती है, लाइक एनएससी और बीएससी। इन्वेस्टर्स इसमें बाय और सेल करते हैं अपनी स्टॉक्स को एट अ मार्केट प्राइस। फंक्शंस क्या है कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को। आईपीओ में जो प्राइमरी मार्केट है उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। आईपीओ में एक बार पैसे अगर आपके ब्लॉक हो गए तो जब तक आईपीओ लिस्ट नहीं हो जाता तब तक वो मनी ब्लॉक रहती है, लिक्विडिटी नहीं होती है। बट सेकेंडरी मार्केट में आपके पास लिक्विडिटी होती है, आप कभी भी पैसे शेयर्स को सेल करके अपने पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी होती है कि आप कभी भी अपने पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, इसके की इंस्टीट्यूशंस क्या है इंडिया की कैपिटल मार्केट के, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक क्राइसिल और आइक्रा। और एडवांटेजेस क्या हैं, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होता है, इकोनॉमिक ग्रो में मदद करता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, रिस्क मैनेज हो जाता है। चैलेंजेस, वोलेटिलिटी है, मतलब चेंजेस आते रहते हैं, कम अवेयरनेस है, रूल्स वगैरह के इशू आते हैं, स्कैम ज़्यादा होते हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टर्स पे डिपेंड रह जाते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की इंट्रोड्यूस किया गया, फॉरेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ, स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों ने स्टार्ट किया, प्लेटफॉर्म्स लाइक बीएसई, एसएम
SME NSE मर्ज सपोर्ट स्टार्टअप फंडिंग्स है, ग्रीन बॉन्ड्स है, कंक्लूजन क्वेश्चन की। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि आपको वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं जो मनी मार्केट में डील करते हैं। मनी मार्केट कौन सी है? जो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। तो मनी मार्केट वो सेक्टर है मार्केट का जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स और लैंडिंग्स होती हैं। इसका ये मेनली डील करती है उन इंस्ट्रूमेंट्स में जिसमें कम रिस्क होता है और उसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। गोल क्या होता है मनी मार्केट का कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी, ठीक है, बिजनेसेस में, और आपको हेल्प करनी कि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स या नीड्स को पूरा कर पाओ। तो क्या आपको पॉइंट्स है, देखिए। पहले है जो आपके कैपिटल मनी मार्केट में आपको मिलते हैं। फर्स्ट है ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स जो होती हैं ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है अपने फंड्स को रेज करने के लिए। इनको आप डिस्काउंट पे सेल कर सकते हो, मीनिंग इनको आप कम प्राइस पे इशू कर सकते हो इनकी फेस वैल्यू के, और उसके बाद रिडीम कर सकते हो इसकी पूरी वैल्यू पे। इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। की फीचर देखो, मैच्योरिटी पीरियड इसका 91 डेज, 182 या 364, यानी कि 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो मैक्सिमम 365 तक ये होता है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट इशू करती है और इसको हाईली सिक्योर बनाया जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है, रिस्क भी कम होता है। इसको आप परचेज डायरेक्टली कर सकते हो RBI के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो अगर आपने टी बिल बाय करना है जिसकी वर्थ है 1000, पर आप उसको 950 पे ट्रेजरी बिल के थ्रू बाय कर सकते हो, और आफ्टर 91 डेज आप उसको सेल कर सकते हो 1000 पे, उसकी एक्चुअल वैल्यू पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा था, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा नहीं। ट्रेजरी बिल्स सिक्योरिटीज़ है जिसको गवर्नमेंट इशू करती है, और इसको आप एट अ डिस्काउंट सेल कर सकते हो, सेल करते हैं गवर्नमेंट, मीनिंग जब ये इशू किए जाते हैं तो ये कम प्राइस पे होते हैं उसकी फेस वैल्यू से, तो आप उसको तब बाय कर सकते हो जब ये अपनी फेस वैल्यू से कम पे हैं, और बाद में इसको इसकी फेस वैल्यू पे सेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर होते हैं, ये शॉर्ट टर्म डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि लार्ज कॉर्पोरेशंस के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये फंड्स को रेज करने के लिए इशू किए जाते हैं, वर्किंग कैपिटल और अदर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। इसकी की फीचर्स क्या है? मैच्योरिटी पीरियड इसका 7 डेज से 1 साल तक होता है। अनसिक्योर्ड होते हैं, मीनिंग नो कोलेटरल इसमें रिक्वायर होता है। हाई रेटेड कंपनीज होती हैं। हायर यील्ड कंपेयर टू टी विल मेक इट अट्रैक्टिव बनाता है इन्वेस्टर्स के लिए। सो जो भी कंपनीज इसको इशू करती है कमर्शियल पेपर को, 1 लाख की वर्थ तक होता है, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते इसके पॉइंट्स है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप लोगों को रीड करना है, उसके बाद आपको एग्जांपल्स दिख जाएंगे जो आपको पॉइंट क्लियर कर देंगे। रीपरचेज का एग्रीमेंट, रेपोज। ठीक है गाइस, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अदरवाइज। कॉल मनी शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स होती हैं, लैंडिंग्स होती हैं। ठीक है, आफ्टर दैट टर्म मनी में आप लोग रेफर करते हो लोन्स या डिपॉजिट फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए, अप टू 1 ईयर्स के लिए। और बैंकर्स की एक्सेप्टेंस होती है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती है जो बैंकर एक्सेप्टेंस को। ठीक है, तो जितने पॉइंट्स आपको लगे कि मुझे लर्न हो जाएंगे वही कीजिएगा इंस्ट्रूमेंट्स को। कमर्शियल बिल्स होते हैं, ऊपर कमर्शियल पेपर था, ये बिल है। ठीक है, आफ्टर दैट मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो आपको हर पॉइंट के नीचे मैंने एग्जांपल दी है जो आपको क्लियर करेगी। रिवर्स रेपोज होते हैं। तो यही पॉइंट्स है इसके, बट आपको ये ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा क्योंकि ये लर्निंग वाला है, समझाने वाला नहीं है। ठीक है, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर देती। अब एक क्वेश्चन 2021 में आया था कि कॉल मनी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है। मनी मार्केट क्या होती है भले आपको पता चल गया, शॉर्ट टर्म मार्केट। और डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट का ही डेरिवेटिव मार्केट एक हिस्सा है जिसमें हम लोग फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। कॉल मनी मार्केट सेगमेंट है मनी मार्केट का जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स एंड लैंडिंग्स की जाती हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ये प्राइमरली इंटरबैंक मार्केट है जहाँ पे बैंक्स लैंड करते हैं एंड बोरो करते हैं फंड्स बहुत छोटे पीरियड के लिए। ठीक है, लाइक ओवरनाइट। तो फीचर्स क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स होती हैं, ये अनसिक्योर होती है। ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन इन दिस मार्केट इज जनरली अनसिक्योर, कोई कोलेट्रल रिक्वायर नहीं होता। इंटरेस्ट रेट इसमें इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं कॉल मनी ट्रांजेक्शन पे, उसको कॉल मनी रेट बोलते हैं। ये रेट जो है फ्लक्चुएट होता रहता है इसकी डिमांड के बेस पे। इसमें लिक्विडिटी होती है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स जो हैं कॉल मनी के, मार्केट के और कमर्शियल बैंक्स के, कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके रूल्स को सेट करने में और इसको मोनिटर करने में। रोल क्या है कॉल मनी मार्केट का? ये लिक्विडिटी को मेंटेन करके चलती है, मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करती है, इन्फ्लुएंस करती है अदर रेट्स को। ठीक है, और कंक्लूजन दी गई है यहाँ पे कॉल मनी मार्केट की। उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल
इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेरिवेटिव ट्रेड किए जाते हैं। डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट जो है उनकी वैल्यू ड्राइव करती है उनके प्राइस, लाइक एसेट ऑफ स्टॉक, एसेट्स लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटी क्या है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो इसमें आपके फीचर्स क्या है, इसके अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, ठीक है। एसेट्स सच एज स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, इन पे हम लोग स्टॉक ऑप्शन लाइक डेरिवेटिव एग्जांपल यहाँ पे यूज़ करते हैं, उनकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स मैंने बताया, फ्यूचर और ऑप्शन दो तरह के हमारे जो है डेरिवेटिव्स होते हैं। हमें पुट और सेल करनी होती है यहाँ पे। आफ्टर दैट लीवरेजेस होते हैं, यानी कि आपको लीवरेज का ऑफर दिया जाता है। अगर आप लीवरेज का यूज़ करते हो तो चाहे आपके पास 10,000 रुपये हैं, आप 1 लाख के शेयर भी खरीद सकते हो अगर आप लीवरेज का यूज़ करते हो। डेरिवेटिव आपको जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है ये आपको लीवरेज ऑफर करता है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे कम भी हैं तो आप बड़े अमाउंट ऑफ शेयर्स को होल्ड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको लीवरेज देगा कि आप 10,000 में 1 लाख के शेयर्स खरीद पाओ, पर नुकसान भी फिर उतना ही होगा। रिस्क मैनेजमेंट के आपको टूल्स देता है, स्पेक्यूलेशन में मदद बताता है। मार्केट ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स को सट्टा लगाने के लिए यूज़ करते हैं। मैं बताती हूँ ना आपको, डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसमें ज़ीरो टू हीरो ट्रेड होता है, तो एक सट्टा है, मतलब जुआ है कह सकते हो। तो जिसमें पैसे लगाए 10 मिनट में पैसा डबल, वो हिसाब होता है। तो टाइप्स क्या हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। लाइक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करते हैं, लाइक एक्सचेंज, लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें फ्यूचर्स इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीमेंट्स टू बाय और सेल एसेट एट अ फ्यूचर डेट और प्री डिटरमाइंड प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंड होते हैं, बोथ पार्टीज की टर्म्स को फुलफिल करना होता है। और ऑप्शंस में फ्यूचर्स क्या है कि इसमें आपका मतलब फ्यूचर में पूरा एग्रीमेंट होता है कि कब बाय होगा, किस डेट को आपके शेयर, मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में होते हैं ना, इसमें एक्सपायरी हफ्ते के बाद होती है। जब वो एक्सपायर होता है तो उसका प्राइस बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है, ठीक है। तो एक मतलब इसका एक एग्रीमेंट होता है कि क्या इसकी फ्यूचर डेट है, कब ये ख़त्म होगा, इसका प्राइस कब ये बाइंड होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों पार्टीज़ को वो टर्म्स फुलफिल करनी पड़ती है। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, ऑप्शंस जो है बायर्स को मतलब ये राइट देते हैं कि वो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एसेट को स्पेसिफिक प्राइस में और विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। कॉल ऑप्शन में मतलब मैंने आपको बताया था ना, कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन होता है कि आप बाय वाली साइड, तो मतलब राइट टू बाय। पुट ऑप्शन मीन राइट टू सेल। तो ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हो हेज करने के लिए या स्पेकुलेट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि प्राइस अप जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हो, पता नहीं कुछ ऐसे ही होता है। अगर प्राइस डाउन जाएगा, अगर आपको मतलब आप एडवांस में तुक्का लगा रहे हो कि फ्यूचर में मुझे लग रहा है, जैसे आज प्राइस चल रहा है किसी शेयर का 10,000, मुझे लग रहा है कि उसका फ्यूचर में प्राइस हो जाएगा 11,000, तो मैं 10,900 पे ऐसे करके बेट लगा दूंगी। चाहे मैं पता नहीं अप जाने पे शायद कॉल ऑप्शन लेते हैं, तो अगर मेरे को लग रहा है कि 11,900 तक प्राइस जाएगा तो मैं वहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लूँगी 11,900 का। तो वो जैसे जैसे प्राइस अप जाता जाएगा मुझे प्रॉफिट होता जाएगा विद इन अ सेकेंड्स, ठीक है। बट अगर उसके ऑपोजिट चला गया, जो मैंने अजम्पशन लगाई और प्राइस उसके ऑपोजिट चला गया, तो उतने पैसे डूब भी जाएंगे, ठीक है। और अगर मुझे लग रहा है कि जो प्राइस है वो नीचे जाएगा, तो मैं पुट ऑप्शन खरीद लूँगी कि प्राइस डाउन जाएगा 10,000 से 9,000 आ जाएगा, तो मैं 9,000 का पुट खरीद लूँगी। पता नहीं पुट ऊपर आएगा या कॉल, ये देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से सिमिलर होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पता क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि अगर मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ जो मुझे स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो फ्यूचर में हम लोग फॉरवर्ड में, फ्यूचर में जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो फ्यूचर में जैसे हमने लीवरेज का यूज़ किया, हमारे पास 10,000 थे, हमने 10,000 से 1 लाख के शेयर खरीद लिए। तो फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, जब हमने 10,000 से 1 लाख के शेयर खरीदे और अगर उसमें नुकसान हुए उतने, अगर उसमें जितना नुकसान हुआ, चाहे आपके खाते में 10,000 है पर नुकसान 50 का हुआ, तो आपको 50 के 50 का नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी फ्यूचर में। पर ऑप्शन में ऐसा नहीं होता, आपके खाते में 10,000 है तो आपको लॉस ही 10,000 तक ही होगा। 10,000 पे आके आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, उसके ऊपर आपको नुकसान होने ही नहीं देगा वो। तो ऑप्शन में ये फ़ायदा होता है, फ्यूचर में ये नहीं होता। फ्यूचर में जितना नुकसान होता है हो ही जाए, बाद में आपको भरपाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपके जो भी नुकसान होते हैं वो फॉरवर्ड चले जाते हैं, फिर आपको फ्यूचर में उसको पे करना पड़ता है। स्वैप्स का यूज़ किया जाता है कैश फ्लो, दो पार्टीज़ के बीच में कैश फ्लो को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं, हैजिंग होती है। हैजिंग आई होप यू नो, हेज करते हैं मतलब कंपनीज यूज़ करती हैं फ्यूल फ्यूचर्स को हेज करने के लिए, ऑयल प्राइसिंग को। स्पेकुलेशन सट्टा, ठीक है।
प्राइस डिस्कवर करने की कोशिश की जाती है, तुक्का लगाया जाता है, आर्बिट्रेज होता है। तो बिल्कुल वही पॉइंट्स है कि तुक्का हो रहा है, जुआ हो रहा है, यही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो रोल क्या है डेरिवेटिव मार्केट का? रिस्क को मैनेज करती है डेरिवेटिव मार्केट, क्योंकि अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है डेरिवेटिव मार्केट। तो रिस्क मैनेजमेंट होती है, बिजनेसेस की मदद करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की, कि वो अपनी फाइनेंशियल रिस्क एफिशिएंसी को मैनेज कर पाएँ। कैपिटल फॉर्मेशन होती है, लिक्विडिटी बनी रहती है, कभी भी बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन की कंक्लूजन्स हैं, और यहीं पे ये वीडियो कर दूंगी मैं वाइंड अप। देखिए ख़त्म है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी में करवाया, रात के 1 बज चुके हैं, बट आई डोंट नो कितनी समझ आई होगी। बट मेन फाइनेंशियल मार्केट मैं आपको समझा देती हूँ। आपके स्लिप बुक का नाम क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट कौन सी है? फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, पहले ये सुनो। फाइनेंशियल मार्केट होती है स्टॉक मार्केट। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें से फाइनेंशियल मार्केट उसका एक कंपोनेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के बाद फाइनेंशियल जो बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, ये सारे उसके अंदर इसके कंपोनेंट्स हैं। गवर्नमेंट्स हो गए, लाइक बॉन्ड्स वगैरह, एवरीथिंग। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर आते हैं ये। उसके बाद कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स देती है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म देती है। तो मुझे जो भी याद है, आई होप आपको मैंने बता दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आई होप यू लाइक इट। यूनिट 1 और यूनिट 2 की यही क्वेश्चंस थे। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग यूनिट 3 और यूनिट 4 कवर अप करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। गुड बाय।